लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दूरदर्शन हरियाणा पर राजनीतिक प्रसारण हेतु दूरदर्शन चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी की प्रतिनिधि की अध्यक्षता में ड्रॉ का आयोजन किया गया। दूरदर्शन भवन में स्लॉट अलॉट किए गए। इन स्लॉट्स के अलॉटमेंट में 4 पॉलिटिकल पार्टीज आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी और आप पार्टी शामिल रहे। इन स्लॉट्स को ड्रॉ द्वारा अलॉट किया गया और सभी पार्टीज दिए गए स्लॉट से सहमत हैं। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एवं बहुमत समाज पार्टी के प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। ड्रॉ के द्वारा राजनीतिक दलों की रिकॉर्डिंग एवं प्रसारण समय आवंटित किया गया। दूरदर्शन चंडीगढ़ के कार्यक्रम प्रमुख उमेश कश्यप की मौजूदगी में संपन्न ड्रॉ के परिणामों से सभी पार्टियों ने अपनी सहमति को व्यक्त किया। ड्रॉ के माध्यम से स्लॉट्स दिए गए हमें। इसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे और इवन दूरदर्शन केंद्र के जो डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पे थे। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन से भी एक मैम आई हुई हैं यहाँ पे, उनके सामने ही ये सारा कुछ किया गया था। प्लॉट लेने के लिए हम सभी पार्टीज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और इस माध्यम से इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी सभी रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। और इसमें ड्रॉ ऑफ अलॉट्स में जो है आज हमें ड्रॉ ऑफ अलॉट्स अलॉट हुआ, सभी की सहमति से हुआ। और इसमें दूरदर्शन के डायरेक्टर साहब और इलेक्शन कमीशन से मैम और बाकी सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे और सभी की सहमति से जो है ड्रॉ ऑफ लॉट्स हुआ और जिससे हम सहमत हैं। और कांग्रेस पार्टी इस बात का जो है स्वागत करती है कि सभी का अच्छे से ड्रॉ ऑफ लॉट्स हुआ। चंडीगढ़ दूरदर्शन में जो स्लॉट का ड्रॉ निकाला गया वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी और आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद रहे और हमारी मौजूदगी में ये ड्रॉ निकाला गया। मैं इस ड्रॉ से सहमत हूँ। विदित है कि राजनीतिक प्रसारण की ये परंपरा एवं दिशा निर्देश प्रत्येक लोकसभा एवं विधानसभा में चुनाव आयोग की दिशा निर्देश पर आयोजित किया जाता है। लंबे समय के साथ शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। बड़े बदलाव के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अस्तित्व में आने से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों में कौतूहलता बनी हुई है। 34 साल बाद भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। हमने इतनी देर इसका इंतज़ार किया है कि हमारी जो एक रिडंडेंसी बन गई थी एजुकेशन पॉलिसी में, एक तरीके का जो सेम ही चल रहा था। हम अगर अपने मम्मा पापा के टाइम की भी पढ़ाई देखें और अपने भी टाइम की पढ़ाई देखें, जो फॉर्मेट था वो बिल्कुल सेम था, सिमिलर था। इट्स अ वेलकम स्टेप, स्पेशली आफ्टर सो मैनी ईयर्स। सरकार ने हमारी एजुकेशन पे फिर से एक नई सिरे से काम करना शुरू किया है। Positive point of this new education policy, I would say that the new introduction of regional languages in the schools, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी हद तक एक सेक्शन है हमारी सोसाइटी का जिनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती या फिर वो हिंदी लैंग्वेज से इतना एसोसिएट नहीं कर पाते, खासकर साउथ इंडियंस लोग। तो फिर जब उनको उनकी रीजनल लैंग्वेज के तहत उनको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो ऑफ कोर्स ही बात है, समझने वाली बात है कि उनको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ जाएंगी जो उनको नॉर्मल क्लासेस में समझ नहीं आती है। हमें वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी जो कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में इनकॉर्पोरेटेड है। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन। शिक्षा में बदलाव का पुरजोर स्वागत किया जा रहा है तो दूसरी तरफ युवाओं के साथ आम लोग में भी उत्सुकता बनी हुई है। बहुत अच्छा है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 4 साल के कोर्सेज करना, उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी में करना, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। बस मेन टारगेट गवर्नमेंट का ये रहना चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और कितने अच्छे से वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं बच्चों के लिए।
+2 के बाद ग्रेजुएशन के साथ स्किल वर्क वो ज़्यादा बेटर है, वो इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा है कि साथ में उसको स्किल वर्क और उसको एक स्टडी के साथ साथ, क्योंकि पहले ये होता था कि उसमें स्किल वर्क अलग से करना पड़ता था, तो अब जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स होती हैं जॉब की, तो ट्रेनिंग भी आपको साथ के साथ दिए गए। अब पॉलिसी तो उन्होंने लॉन्च कर दी, अब ये यूनिवर्सिटीज़ कितना इम्प्लीमेंट करती हैं वो ज़्यादा देखना पड़ेगा हमें कि एक्चुअल में वो काम भी वैसे कर रही हैं या नहीं, या सिर्फ 4 साल का एक प्रोग्राम बन के ही रह गया है। उसका एनालिसिस निकलेगा, अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होनी चाहिए, इतनी नहीं होती हैं मतलब जो न्यूज़ चैनल के ऊपर, ताकि जो आम लोगों को वो भी पता चले। जैसे कि एक प्राइमरी का जो स्कूल है उसके ऊपर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, लेकिन अगर वहाँ के बच्चों से पूछेंगे तो नहीं पता है अभी उन्हें, तो मैं चाहता हूँ उसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसके बारे में मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक इम्प्रूवमेंट जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो कि इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, वो ये है कि पासिंग मार्क्स सिर्फ 33% से बढ़ाकर, महज 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए हैं, जो कि एक बहुत वेलकम स्टेप है। ये अच्छा कदम है, बस इसको देखना पड़ेगा रूरल लेवल तक कि ये निभाया जा रहा है नहीं निभाया जा रहा है, बिकॉज़ हमें कुछ ऐसी टीम या एक ऐसा डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो रूरल लेवल तक जाके चेक करे कि ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बदलते समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में इस बदलाव से बेहतर भविष्य का निर्माण एवं सार्थक परिणाम की उम्मीद की जा रही है। बहुत ही बढ़िया ये एक डिसीजन है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखें और फॉर दैट मैटर अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी देखें, तो प्रैक्टिकल और वोकेशनल जो स्किल्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक स्किल्स, जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स का होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कोई लोग पढ़ने में अच्छे नहीं होते और कोई लोग वोकेशनली अच्छे नहीं होते। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच है। ब्रेल लैंग्वेज का इन्होंने इंट्रोडक्शन करा है कि जो स्टूडेंट अब जो ब्लाइंड है ना, उनको जो ब्रेल लैंग्वेज के जो कोर्सेज हैं और ज़्यादा आ सकते हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। और तो और इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देखी गई है, जो करिकुलम जो एक्स्ट्रा वो हैं वो भी इसमें देखा गया है। 12th के बच्चे बेसिकली कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आज के टाइम में कॉलेज के बच्चे भी नहीं कर पा रहे, जो कि बेसिकली अच्छा रिफॉर्म है। और जो ग्रेजुएशन लेवल पे है वहाँ से एमफिल को हटा दिया गया है, और जो आपकी 3 साल की अंडर ग्रेजुएशन थी फॉर BA, BSc, BCom, दी सब्जेक्टेड आर मेंशन फॉर 4 years नाउ। और आपको PhD के लिए भी अगर आपके परसेंटेज काफ़ी आई थिंक 60 to 70% है, तो आप डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर ideas that I have for the national education policy. बहरहाल मूलभूत साक्षरता एवं शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास की परिकल्पना के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से युवाओं के लिए कई बेहतर विकल्प तलाशने का अवसर मिल सकता है। श्री अन्न यानी मिलेट्स अनाज आज न सिर्फ देश में लोकप्रिय है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके पोषण की गुणवत्ता को स्वीकारा है। Before coming to India, I didn't know anything about millets, but now I have tried millets and it's very tasty. Also have a lot of good benefits for my health, and I also understand that it can save some water, so it's a very nice option. Yeah, now I'm very interested in the millets because before I didn't know, and now I know that is a great option. स्वास्थ्य एवं स्वाद के रूप में श्री अन्न से जुड़े व्यवसाय में लोगों की रुचि बढ़ी है। श्री अन्न के प्रति नजरिया में बदलाव से व्यवसाय अब आगे आने लगे हैं। होटल मैनेजमेंट के पाठ्यक्रमों में भी श्री अन्न से बने हुए स्वादिष्ट पकवानों को शामिल किया जा रहा है। इंसान की जीभ स्वाद मांगती है, रोज कुछ नया मांगती है, तो इसको लेके मिलेट्स शेफ का आजकल बहुत स्कोप है और मिलेट्स की बहुत सारी रेसिपीज आ चुकी हैं और लोग भी इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और मिलेट से इडली, सांभर, डोसा, पूड़ी और हर तरह के पुलाव और इवन पिज़्ज़ा, बर्गर भी बनने शुरू हो गए हैं, नूडल्स भी आ गए हैं इसके मिलेट्स के। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्वाद के लिए स्वाद आविष्कार अपने आप हो जाते हैं, इनोवेशंस आ रही हैं और मिलेट्स खाना अब हमारी मजबूरी बनता जा रहा है, क्योंकि बिना दवाओं के अगर आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मूल अनाज, क्योंकि मिलेट्स में प्रोटीन और फाइबर ये दोनों भरपूर हैं। हम महाराष्ट्र से आते हैं, तो महाराष्ट्र में हर घर में मिलेट्स खाया जाता है, जैसे ज्वारी खाई जाती है, बाजरी खाई जाती है,
तो ये सब मिलेट्स के ही प्रकार है। तो इनका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम रहता है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होने के कारण मोटापा बढ़ने नहीं देता और ब्लड शुगर नहीं बढ़ने देता। इससे डायबिटीज़ के इश्यूज न आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अल्टरनेट डे तो भी सबने खाने में रोटी की जगह मिलेट्स खाना चाहिए। सृजन यानी मिलेट से आज कई तरह के भोजन के प्रकार बाजार में उपलब्ध हैं। हर वर्ग के लोगों में लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। युवा भी अब आकर्षित हो रहे हैं। मिलेट्स खाने से तबीयत बहुत अच्छी रहती है कि आदमी को जो आजकल हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं वो नहीं बढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें जो ग्लाइसेमिक एसिड जो है उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है। तो कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। इसके अलावा डायबिटीज़ में भी एक फ़ायदेमंद है। और मिलेट्स खाने की वजह से एक जो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है उसकी वजह से आदमी खुश रहता है, अंदर से खुश रहता है। तो एक अच्छा मूड रखने के लिए भी मिलेट्स का फ़ायदा है। भारतीय श्री अन्न यानी मोटा अनाज मिलेट्स पौष्टिकता से भरपूर गेहूं और चावल का बेहतर विकल्प अवश्य बनता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बयार में भी चंडीगढ़ दी सिटी ब्यूटीफुल पर्यटन के क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोपहर को 3 बजे हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, और कोई ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, जो कि आजकल पुणे में भी दोपहर के टाइम हम घूम नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे भी टेम्परेचर 45 के आसपास होने लग गया है। तो वो हिसाब से आज भी ऐसी हवा ठंडी है और बहुत अच्छा लग रहा है वेदर में। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम दुबकाले के समय में हम घूम रहे हैं यहाँ पे दोपहर को। अच्छा लगा, यहाँ का वेदर भी अच्छा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरियाली भी है और रूल रेगुलेशन भी बहुत अच्छा है। ट्रैफिक रूल्स यहाँ के लोग काफ़ी फॉलो करते हैं। हमारे पुणे से तो बहुत अच्छा है। अभी हमारे पुणे में 44 डिग्री टेम्परेचर है, हम बाहर नहीं निकल सकते। उसकी जगह हम यहाँ बाहर निकल रहे हैं और घूम रहे हैं। अभी हम रॉक गार्डन देख के आए, अभी यहाँ घूम रहे हैं, पूरा दोपहर भर घूम रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी कहीं नहीं लगी। हम लोग पहले चंडीगढ़ आए, बहुत अच्छा लगा। इधर का लोगों तो बहुत वेरी फ्रेंडली, दे वेरी वार्मथ, और प्लेसेस बहुत अच्छा है, क्लीन है, क्लीन सिटी। बदलते मौसम के मिजाज से उत्तर पूर्वी भारत में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है, तो खुशगवार मौसम सैलानियों के लिए एक बेहतर विकल्प बना हुआ है। जब मैं बिहार से चला तो काफ़ी गर्मी थी वहाँ, लेकिन वहाँ से काफ़ी तापमान यहाँ बहुत ही अच्छा, बेहतरीन और सुंदर सुहाना हवा भी लग रहा है। सामने आप देख सकते हैं झील में लोग भी इंजॉय ले रहे हैं। अदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट डे है हमारे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रूल रेगुलेशंस वगैरह और यहाँ आसपास जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ की क्लीनिंग, मेनली तो यही है, इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। चंडीगढ़ घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्लीन सिटी है, ट्रैफिक रोड पे नहीं है, रोड भी अच्छे हैं, यहाँ घूमने के लिए वर्थ इट है, आपको यहाँ अच्छा लगेगा आगे। हरियाली है चारों ओर और सुखना लेक है, बढ़िया माहौल है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है सर, यहाँ का ट्रैफिक रेगुलेशन बहुत अच्छा है पहली बात तो, और सड़कें भी काफ़ी क्लीन है यहाँ पर। यहाँ पेड़ वगैरह होने की वजह से काफ़ी इन्वायरमेंट की वजह से टेम्परेचर यहाँ का बहुत लो है अदर सिटी के कंपैरिजन में। कभी ग्रीन सिटी एवं क्लीन सिटी के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका यह शहर बदलते समय के साथ अपनी खूबसूरती एवं बेहतर नगर विन्यास को कायम रखने के लिए आज संघर्षरत नजर आता है। बहुत ही अच्छा है सर, सबसे पहला ऑर्गेनाइज सिटी है ऐसा सुना था, आज देखा भी, और वो यानी जो सुना था वो ऐसा दिख रहा है, तो रियलिटी में भी वैसा ही है। और सुंदर, स्वस्थ, इतना मस्त उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे से ये सिटी बनी है। ये बहुत सुना था इसके बारे में बचपन से, जो आज देखने को मिला और वो देख के बहुत मन खुश हुआ। ओवरऑल सिटी इज मस्ट विजिट प्लेस एंड सबको आना चाहिए एक बार, और बहुत सी अच्छी चीज़ें यहाँ से सीखने को है, जैसा कि सैनिटरी जो इथिक्स है वो फॉलो करने का, गंदगी न करने का, और सिस्टमेटिक ट्रैफिक रूल फॉलो करने का, और बहुत सी अच्छी जगह देखने की है, और सब जगह बहुत सिस्टमेटिक और वेल प्लान्ड सिटी है। बहरहाल आज प्रशासन के साथ चंडीगढ़ से जुड़े लोगों को भी
इसकी विशेषता को कायम रख पाने में गंभीरता दिखानी होगी।